हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो जब भी आप रिसर्च करते हैं किसी भी स्टॉक आइडिया पे या कभी भी आप किसी बिजनेस को पढ़ते हैं तो आपको दो चीजें याद रखनी चाहिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो पहली टाइप ऑफ रिसर्च क्या होती है, दैट इज द इनिशियल रिसर्च। तो इनिशियल रिसर्च के लिए ही एक्चुअली एसओआईसी का यूट्यूब चैनल बना था, क्योंकि इनिशियल रिसर्च ही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो अगर आप देखेंगे तो हमने थोड़े टाइम पहले एक एसआरएफ की वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पे इनिशियल रिसर्च ऑलमोस्ट 50-60 मिनट्स का एक वीडियो है वो, बट दैट टुक लाइक ऑलमोस्ट 15 to 20 आवर्स टू बेसिकली रिसर्च। सो दैट इज द आइडिया कि इनिशियल रिसर्च एक टफ पार्ट होता है इन्वेस्टिंग का। फिर दूसरा होता है मेंटेनेंस रिसर्च, कि जब आपकी इनिशियल रिसर्च होगी, जब आपने इनिशियल पढ़ाई कर ली एक न्यू आइडिया पे, उसके बाद आपकी मेंटेनेंस रिसर्च होती है कि आपको उस आइडिया को बस पढ़ते रहना है। जैसे अगर आज किसी बिजनेस में कोई डेवलपमेंट हो रही है तो आप कुछ भी नहीं करना, आपको 1-2 क्वार्टर बाद जाके उनकी कॉन कॉल पढ़नी है, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि जो मैंने इनिशियल रिसर्च में पढ़ा था क्या वो चीजें आज बिजनेस में हो रही है नहीं हो रही। तो सिमिलरली आज हम ऐसे 3 बिजनेस आइडियाज डिस्कस करने वाले हैं जो हमने चैनल पे कभी कभी डिस्कस करें और आज तक नहीं भी करे। एंड साथ साथ टुवर्ड्स द एंड वी विल बी आल्सो टॉकिंग अबाउट 2-3 मोर बिजनेसेस जिनके हम फ्यूचर में वीडियोस बनाने वाले हैं। तो पहले इस आइडिया की बात करते हैं, इसका नाम है एसआरएफ। तो एसआरएफ की हमने चैनल पे थोड़े टाइम पहले वीडियो भी बनाई थी, बट एसआरएफ इज अ डाइवर्सिफाइड केमिकल कंपनी। एंड एसआरएफ क्या क्या करती है, तो एसआरएफ के इस टाइम पे 4 मेन बिजनेसेस हैं। कौन से 4 बिजनेसेस हैं? एक तो पैकेजिंग फिल्म्स का बिजनेस है, जिसमें बॉप और बुपेट फिल्म्स आती हैं, जो आपकी पैकेजिंग में ज्यादातर यूज होता है, पर ये एक सिक्लिकल बिजनेस है। दूसरा एक टेक्निकल टेक्सटाइल का बिजनेस है, बेसिकली जो टायर की जो बेल्टिंग कॉर्ड होती है उसमें यूज होता है, बट अगेन दिस बिजनेस इज अ लेगेसी बिजनेस। एंड ये बिजनेस एक टाइम पे 60% होता था सेल्स का, और आज ये बिजनेस सिर्फ 17% रह गया सेल्स का। एंड इस बिजनेस में इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है। थर्ड बिजनेस है इनका केमिकल का बिजनेस। एंड केमिकल के बिजनेस में भी 2 टाइप के बिजनेस है। एक तो रेफ्रिजरेंट गैसेज एंड अदर केमिकल्स है, तो जो आपके एसी में गैस डलती है, जो आपके फ्रिज में गैस डलती है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रेफ्रिजरेंट गैसेज। और लास्ट टाइप का बिजनेस है स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस का, जो केमिकल का ही पार्ट है। यहाँ पे ये क्या करते हैं कि एग्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स हैं, इनके इंटरमीडिएट्स बनाते हैं, और एग्रोकेमिकल्स में तो इनको एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का भी ऑर्डर बना है। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू चेन देखते हैं दोनों फार्मा और एग्रोकेमिकल की, तो वैल्यू चेन थोड़ी सिमिलर है। एक तो आपके पास की स्टार्टिंग मटेरियल होता है, फिर की स्टार्टिंग मटेरियल के बाद इंटरमीडिएट्स होते हैं, इंटरमीडिएट्स के बाद एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, और एक्टिव इंग्रेडिएंट के बाद फॉर्मुलेशन होता है। तो यहाँ पे इस टाइम पे एसआरएफ इंटरमीडिएट्स में काम करता है दोनों के लिए, पर यहाँ पे एग्रोकेमिकल्स में ये लोग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के अंदर भी जा रहे हैं, तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी हो रही है काफी सारे प्रोजेक्ट्स की। सो दिस इज द इन अ नटशेल सिंपल ऑफ द सिंपल बिजनेस ऑफ एसआरएफ। बट अब हम बात करते हैं रीसेंट रिजल्ट्स की। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो ये हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है एसआरएफ की। तो एक बार हम रिजल्ट्स की बात करते हैं और एक बार बिजनेस मिक्स की बात करते हैं। तो अगर आप H1 FY23 में देखते हैं, माने जो पहले 2 क्वार्टर FY23 के खत्म हुए, यहाँ पे अगर आप एसआरएफ की ग्रोथ देखते हैं तो यहाँ पे ग्रोथ इस टाइम पे आई है 31% की ईयर ऑन ईयर। और अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स की ग्रोथ देखते हैं तो 16% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की देखते हैं तो यहाँ पे 25.8% है, अगर आप Q2 FY23 और Q2 FY22 को कंपेयर करते हैं। H1 FY23 और H1 FY22 को कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट 40% की ग्रोथ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। तो इसके अंदर किसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो यू विल फाइंड दैट आउट कि पहले हम केमिकल बिजनेस का ब्रेक डाउन करके करते हैं। तो केमिकल बिजनेस का यहाँ पे जो ग्रोथ है 62% ग्रोथ है टॉप लाइन में ईयर ऑन ईयर। फिर साथ साथ ईबिट में 106% ग्रोथ है। H1 FY23 के अंदर 58.6% ग्रोथ है, रेस्ट ईबिट के अंदर 119.2% ग्रोथ है। तो केमिकल बिजनेस इस टाइम पे एसआरएफ का बहुत अच्छा कर रहा है। एंड केमिकल बिजनेस में इन्होंने ऑलमोस्ट इस टाइम पे एक नया केपेक्स भी अनाउंस करा है 600 to 700 करोड़ का, जिसमें ये बेसिकली 4 से 5 न्यू प्लांट डालने वाले हैं एग्रोकेमिकल्स के। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल के लिए भी इन्होंने एक केपेक्स अनाउंस करा है 9 to 10 करोड़ का। बट केमिकल बिजनेस में इनका जो विजन स्टेटमेंट है दैट इज 12 to 13,000 करोड़ ऑफ केपेक्स ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। माने FY24 से लेके FY28 के बीच में देयर प्लान इज टू स्पेंड 12 to 13,000 करोड़ जस्ट इन द केमिकल बिजनेस टू बेसिकली मेक इट मोर एंड मोर स्ट्रक्चरल इन नेचर।
तो केमिकल बिजनेस की यहाँ पे इनके डिफरेंट टाइप्स का डिस्कस करते हैं। तो पहले रेफ्रिजरेंट गैसेस पे आते हैं। इस टाइम पे रेफ्रिजरेंट गैसेस में क्या चल रहा है, तो रिसेंटली एसआरएफ की एक मैनेजमेंट मीट हुई थी, जहाँ पे काफी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं दे ऑल्सो वेंट टू देयर प्लांट इन दहेज। तो दहेज में जो इनका प्लांट है वो 294 एकर्स का प्लांट है, जिसमें से ऑलमोस्ट अभी 60% यूटिलाइज्ड है, ऑलमोस्ट 180 to 190 एकर्स, एंड इनको एक न्यू पार्सल ऑफ लैंड भी लेना पड़ेगा। बट व्हाट यू हैव टू रियलाइज कि ये प्रोफेसर ब्रूस ग्रीनवाल्ड का एक बहुत इंटरेस्टिंग मेंटल मॉडल है कॉम्पिटिशन डीमिस्टिफाइड से लोकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, कि जब आप सारी चीजें एक ही जगह पे करते हो तो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटते जाता है। सिमिलरली अगर आप एसआरएफ का ये जो दहेज का प्लांट देखते हैं एंड यहाँ पे इनकी जो कमेंट्री है उसको भी देखते हैं, सो यू विल फाइंड आउट कि ये जो 293 एकर्स का प्लांट है, तो जब ये स्टार्ट हुआ था ये फैसिलिटी, तो जैसे 2017 के अंदर इस फैसिलिटी में 2500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी और सिर्फ 1700 करोड़ के रेवेन्यू थे। बट आज इन्वेस्टमेंट 5500 करोड़ की है एंड रेवेन्यू यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इंक्रीमेंटल एसेट टर्न इस पूरी लैंड पार्सल का 1.2x चला गया। एसेट टर्न क्या होता है, आपका सिंपल एलिमेंट होता है एसेट टर्न का, सेल्स अपॉन एसेट्स, कि अगर मैं 1 रुपए की एसेट लगा रहा हूं तो मैं कितने रुपए की सेल कर रहा हूं। तो पहले मेरे पास 293 एकर्स का लैंड था, बट मैंने धीरे धीरे उसकी यूटिलाइजेशन स्टार्ट करी, पर अब क्योंकि मैं उसका 60% यूटिलाइज कर रहा हूं तो मेरे एसेट टर्न्स उस लैंड पार्सल के बढ़ते जाएंगे। और केमिकल बिजनेस में क्या फायदा होता है कि अगर आपका रॉ मटेरियल जैसे एसआरएफ इन हाउस ही बना रहे हैं, तो अगर आपके पास रॉ मटेरियल भी है जैसे क्लोरोमीथेन्स या फिर R22 गैस होगी इनके केस में, और आप उसी से केमिकल्स बना रहे हैं एक बड़े से कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो राजस्थान में भी जो इनका प्लांट है उसमें भी सिमिलर है। तो व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज दैट कि आपके पास लोकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल डेवलप हो जाती है, जो प्रोफेसर ब्रूस ग्रीनवाल्ड भी हमें सिखाते हैं। तो यहाँ पे पहले इनकी बात करते हैं रेफ्रिजरेंट गैसेस की। तो रेफ्रिजरेंट गैसेस के प्राइसेस थोड़े एलिवेटेड चल रहे हैं, दिस इज वाई रिजल्ट्स पे भी एक अबनॉर्मल भी इंपैक्ट है। तो अगर आप रेफ्रिजरेंट गैसेस की सेल देखते हैं कि एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कितने हैं इनके बिजनेस का, तो इस टाइम पे रेफ्रिजरेंट गैसेस आर क्लोज टू 17% ऑफ देयर सेल्स। एंड रेफ्रिजरेंट गैसेस में इस टाइम पे क्या हो रहा है कि कैपेसिटी फ्रीज होने वाला है। तो रेफ्रिजरेंट गैसेस में बेसिकली 3 क्लासेस थी। तो कौन कौन सी 3 क्लासेस थी हमने वीडियो में भी डिस्कस कर रहा था पहले। तो सिंपल है, आपके पहले CFCs होती थी जिससे ओजोन लेयर की डिप्लीशन बहुत होती थी। आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर डिप्लीट करती है रेफ्रिजरेंट गैसेस, तो इस वजह से उनका यूसेज बंद हो गया था। फिर HCFC थी, फिर HFC है, फिर HFO है जो न्यू एज है। तो यहाँ पे इस टाइम पे SRF HFCs बनाती है एंड फिर R22 HCFC भी बनाती है। तो R22 भी एक गैस है जो फेज आउट हो जाएगी बाय 2030। बट यहीं पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि केपेक्स प्लान्स क्या है। तो पहला केपेक्स प्लान क्या है कि HFC में R32 करके एक गैस है जो आपके काफी ज्यादा आपके मतलब एप्लीकेशंस में यूज होती है। तो R32 जो गैस है यहाँ पे SRF इसका एक्सपेंशन कर रहा है बाय 15,000 टन, क्योंकि अगर आप 2023 के बाद एक्सपेंशन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको कोई उसका कॉम्पेंसेशन नहीं मिलने वाला। इस वजह से जो भी एक्सपेंशन है अभी करना है। एंड यूएस के अंदर R134 करके एक और गैस है रेफ्रिजरेंट गैसेस की, उसके ऊपर चाइना पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी हुई है 160 to 200% की। एंड ये एंटी डंपिंग ड्यूटी FY22 से FY27 तक और भी एक्सपैंड कर दी गई है। तो अभी यहाँ पे SRF के एक्सपेंशन प्लान्स के, तो पहले यहाँ पे रेफ्रिजरेंट गैसेस में तो पहले हमने R32 की बात करी, एक्सपेंशन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एक और एक्सपेंशन कर रहे हैं R22 का। तो R22 2030 तक हमने बात करी फेज आउट हो जाएगी, आप यूज नहीं कर सकते वर्ल्ड में, बट दैट इज फॉर बेसिकली जो एमिशन कॉज करते हैं एटमॉस्फेयर में। पर ये लोग क्या कर रहे हैं कि R22 का जो नॉन एमिसिव यूसेज है उसके लिए R22 की कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो R22 से ये TFE बनाएंगे और TFE से क्या बनाएंगे, PTFE। PTFE क्या होता है आपका टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन एक ऐसा हार्डन प्लास्टिक मटेरियल है विच इज यूज्ड इन अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। तो आपने देखा होगा कि टेफ्लॉन पैन भी आते हैं, तो कुकिंग के अंदर इसका बहुत यूसेज है, इंडस्ट्रियल के अंदर यूसेज है, प्लेन्स के अंदर यूसेज है, एंड एक्चुअली इस पे ज्यादा मेंटेनेंस ही नहीं रिक्वायर्ड। एंड इंडिया में अभी PTFE बनाने वाली एक ही कंपनी है, दैट इज गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। तो PTFE का इनका फुल बैकवर्ड्स इंटीग्रेटेड जो सप्लाई है दैट इज कमिंग आई थिंक Q4 से स्टार्ट होना है। एंड यहाँ पे इनकी जो कैपेसिटी है 5,000 टन की आ रही है। एंड आई थिंक दिस शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू 350 to 400 करोड़ ऑफ सेल्स, एंड यहाँ पे 60 to 65% ग्रॉस मार्जिन इनका बन सकता है। दैट इज व्हाट द कॉन कॉल्स इंडिकेट एज वेल। तो PTFE के अंदर इनके पास सेपरेटली और भी वहां पे लैंड पार्सल है जिससे PTFE की कैपेसिटी 5,000 टन से 10,000 की कर सकते हैं। पर अभी जो इनका PTFE आ रहा है दैट इज अ कमोडिटी ग्रेड PTFE। तो इनिशियली आप कमोडिटी ग्रेड आते हैं, फिर आप वैल्यू एडेड ग्रेड्स में जाते हैं।
पर ये समझना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब हम फ्लोरीन केमिस्ट्री की बात करते हैं तो फ्लोरिनेशन वाले जो आज प्लेयर्स हैं दे हैव मैसिव अपॉर्चुनिटीज इन सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, 5G इंप्लीमेंटेशन, बिकॉज PVDF हो गया, FKM हो गया, जो फ्लोरोपॉलीमर्स की वैल्यू चेन है वो सारी यहीं से आपके लिए ओपन अप हो जाती है। तो रिसेंटली एक मैनेजमेंट मीट पे भी इन्होंने इंडिकेट करा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये PVDF हो गया, FKM हो गया, जो डाउन स्ट्रीम है PTFE के साथ साथ जो डिफरेंट फ्लोरोपॉलीमर्स हैं वो भी बनाने लग जाएंगे। एंड सबका आपका फीड स्टॉक क्या है, R22 आपका TFE, ऑलरेडी दे आर इन हाउस बैकवर्ड्स इंटीग्रेटेड। क्लोरोमीथेन्स का भी जो इनका प्लांट है, जो बेसिक फीड स्टॉक है इसका, जैसे आप इस इंफोग्राफिक में देख सकते हैं, तो क्लोरोमीथेन्स का भी प्लांट की इन्होंने कैपेसिटी डबल कर दी है। तो बेसिकली बेसिक फीड स्टॉक जब आपके पास एक केमिकल कंपनी में होता है तो आप लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बन जाते हैं एंड यू कैन गो इनटू फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो रेफ्रिजरेंट गैसेस में आज ये प्लान है। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस है। तो स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में इस टाइम पे इनके पास 40 to 45 प्रोडक्ट्स हैं। तो रफली आज इनकी ये जो सेल है स्पेशलिटी केमिकल्स की 27 to 2800 करोड़ की होगी। बट इस पार्ट ऑफ द बिजनेस को ये 25 to 26% CAGR पे अगले 2-3 साल के लिए ग्रो करना चाहते हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स जो है दे विल बिकम लाइक 30 to 35% ऑफ द बिजनेस। एंड फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स के मार्जिन आर जनरली हायर एज कंपेयर टू एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स। तो ये तो SRF का एक बिजनेस अपडेट था। एंड जनरली जो इनका केमिकल बिजनेस है दैट सीम्स टू बी ऑन ट्रैक, बेसिकली ग्रोथ के ट्रैक पे तो लग रहा है कि 12-13,000 करोड़ का आप केपेक्स कर रहे हैं। और एक्चुअली यू हैव द राइट टू विन एज वेल इन अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि इनके स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में एटलीस्ट 70 to 80% ऑफ द बिजनेस में दे डोंट हैव एनी कॉम्पिटिशन इन इंडिया। सो बेसिकली दे आर लाइक मोनोपोली प्रोड्यूसर्स इन 70 to 80% ऑफ द स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर। बट अब हम एंटीथीसिस पॉइंटर्स भी देखते हैं जो हम मेंटेनेंस रिसर्च कर रहे हैं। तो पहला एंटीथीसिस पॉइंटर क्या है कि R32 में नवीन फ्लोरीन और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स भी एक्सपैंड कर रहे हैं। जैसे आप इन कॉन कॉल के स्निपेट्स में देख सकते हैं कि नवीन भी एक्सपैंड कर रहा है और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स 10,000 टन की कैपेसिटी लगा रहा है R32 की। तो दैट कैन लीड टू सम प्राइसिंग रियलाइजेशंस डिपिंग, क्योंकि रेफ्रिजरेंट गैसेस का जो इनका इस बारी ग्रोथ आया केमिकल्स में, जैसे हमने देखा कि EBIT में कुछ 100% की ग्रोथ है, तो उसमें रेफ्रिजरेंट गैसेस की प्राइसिंग की भी ग्रोथ है। एंड रेफ्रिजरेंट गैसेस के प्राइसेस आप यहाँ देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े से सॉफ्टवेयर होने भी स्टार्ट हो गए हैं, बट कुछ कुछ के अभी भी ऊपर जा रहे हैं। तो दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी सीन कि अगर रेफ्रिजरेंट गैसेस के प्राइसेस नीचे जाते हैं तो बहुत नियर टर्म एंटीथीसिस हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे एंटीथीसिस क्या हो सकता है, तो जनरली एक फायर का रिस्क रहता है। तो इनके FY21 में प्लांट के अंदर एक फायर भी होती है एंड देयर वाज सम कैजुअलिटी एज वेल। सो दैट इज अ रिस्क इन ऑल द केमिकल कंपनीज, नॉट जस्ट SRF। तो दैट इज अ रिस्क। थर्ड की रिस्क है कि इनके पैकेजिंग बिजनेस और टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस में, तो पैकेजिंग बिजनेस में इस टाइम पे साइकिल खराब कर रही है। चाहे आप कॉस्मो फर्स्ट को देखें, चाहे आप चाहे आप पॉलीप्लेक्स को देखें, चाहे आप जिंदल पॉलीफिल्म्स को देखें, तो जो बोपेट की साइकिल है दैट हैज गॉन बैड, क्योंकि बोपेट की बहुत सारी यहाँ पे न्यू लाइंस आ गई है वर्ल्ड में। तो यहाँ पे कैसी सिक्लिकलिटी है कि आपका डिमांड उतनी तेजी से ऊपर नहीं गया, बट बहुत सारी सप्लाई आ गई। 5 लाइंस इंडिया में आ गई और कुछ लाइंस चाइना में आ गई। तो यहाँ पे एक सिक्लिकलिटी एलिमेंट है, जिसकी वजह से पैकेजिंग बिजनेस के जो मार्जिन हैं दे कैन बी डिप्रेस्ड। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि पैकेजिंग बिजनेस में मार्जिन 7.6% रह गया EBIT में, विच यूज्ड टू बी 16.7%। टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस आज 13.5% कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल EBIT को। बट टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस इज नॉट अ ग्रोइंग बिजनेस, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर। सो ये दो एंटीथीसिस पॉइंटर्स है, बट थीसिस यही है कि आप 3-4 साल बाद आपको ये सारी चीजें मैटर भी नहीं करेंगी, जब केमिकल बिजनेस विल इमर्ज एज बेसिकली अ मेजर पोर्शन ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और बेसिकली अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सो दैट इज व्हाट एन इन्वेस्टर टुडे हैज टू थिंक अबाउट व्हेन दे आर लुकिंग एट SRF। सो दिस वाज द अपडेट ऑन SRF। इसके बाद हम दूसरी कंपनीज में भी चलते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ यू लव द अपडेट, जस्ट ड्रॉप अ हेल yes, and if you haven't subscribed to the channel, do subscribe to the channel as well. Now before going forward, there is also a very special announcement कि हमने SOIC membership में एक पूरा नया कोर्स बनाया है, that is about how to find epic stock ideas। तो आपको अगर स्टॉक फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम होती है तो आई थिंक बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल ही क्या है एक रिटेल इन्वेस्टर को एड्रेस करने के लिए कि आप स्टॉक फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को ठीक कीजिए। तो अगर आप स्टॉक फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को ठीक करेंगे देन आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएंगी। तो हमने एक ऑलमोस्ट 10 आवर का कोर्स बनाया है SOIC मेंबरशिप, जो सिर्फ आपको स्टॉक फिल्ट्रेशन ही सिखाएगा। उसके अलावा SOIC मेंबरशिप के अंदर वी हैव द फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, विच विल टीच यू अबाउट हाउ टू एनालाइज कंपनीज का बिजनेस। देन अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ऑल्सो कोर्स ऑन डिफरेंट सेक्टर्स, कि आप डिफरेंट सेक्टर्स को कैसे खुद एनालाइज कर सकते हैं, खुद कैसे परख सकते हैं, खुद कैसे सीख सकते हैं। तो रिसेंटली हमने QSR सेक्टर पे करा था, ऑलमोस्ट 14-15
sectors already we have covered in this. Then there is a course on master class with super investors, जो हम डिफरेंट इंडिया के इन्वेस्टर्स से सीखते रहते हैं. एंड साथ साथ हमने SOIC मेंबर्स के लिए संडे हैकाथॉन्स भी स्टार्ट करी हैं. तो जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम पे एक संडे हैकाथॉन भी चल रही होगी, जिसमें हम SOIC मेंबर्स को जो लाइव स्क्रीनिंग करके दिखाएंगे बिजनेसेस की, हाउ यू कैन डू इट इंडिपेंडेंटली यूजिंग डिफरेंट टूल्स. देन वील ऑल्सो बी बेसिकली डिस्कसिंग कि क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं स्क्रीनिंग के, फिर डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे होती है, तो डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग के क्राइटेरिया लगा के आप कैसे फिल्टर कर सकते हैं स्टॉक्स. एंड फाइनली वील बी हैविंग अ मास्टर क्लास विद मिस्टर केदार फ्रॉम कॉन्फिडेंस एडवाइजर्स, जिनसे हम सीखेंगे कि आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी कैसी है एंड आप हमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज बारे में क्या सिखा सकते हैं. So all these things and all the past webinars and the future webinars are part of one SOIC membership, and you can use the coupon code SOIC bonus 10, which is a limited time offer for the next 2 days to basically become a SOIC tribe member. Link to register is there in the description below. Now coming back to the analysis, तो अगली हम जो कंपनी के पास जाएंगे, this is a hospital company which operates out of Bangalore and Kolkata, एंड दिल्ली के अंदर भी इनका हॉस्पिटल है, अहमदाबाद में भी और केमन आइलैंड्स में भी है. अगर अभी तक आप गेस कर चुके हो तो दैट इज राइट. द नेम ऑफ द हॉस्पिटल इज नारायणा हृदयालय. एंड जब हम हॉस्पिटल बिजनेस की बात करते हैं तो हॉस्पिटल बिजनेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ केपेक्स होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल बिजनेस एक एसेट हेवी बिजनेस है. तो क्या टाइप के केपेक्स होते हैं? एक तो होते हैं ग्रीनफील्ड केपेक्स, जब आप किसी न्यू सिटी में जाके आप एकदम लैंड स्क्रैच से लेके केपेक्स कर रहे हैं. फिर एक होता है ग्रीनफील्ड केपेक्स विद इन दी एग्जिस्टिंग सिटी. तो हॉस्पिटल के अंदर एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी आप ग्रीनफील्ड केपेक्स करते हैं या एकदम नए सिरे से हॉस्पिटल लगाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आपका 5-6 साल का ब्रेक इवन पीरियड है. सो वेन एवर यू डू केपेक्स विद इन द सेम सिटी, तो आपका ब्रेक इवन पीरियड ज्यादा जल्दी हो जाता है, क्योंकि आपका वहां पे ब्रांड इक्विटी ऑलरेडी स्टैब्लिश है. जैसे अगर आप दिल्ली में गंगाराम अगर आके केपेक्स करे ऑल ओवर दिल्ली, तो आई एम प्रीटी श्योर कि गंगाराम का ब्रेक इवन पीरियड विल बी अर्लियर, क्योंकि गंगाराम का ब्रांड इक्विटी दिल्ली के अंदर काफी ज्यादा बना हुआ है. फिर एक टाइप का केपेक्स होता है जो बेस्ट टाइप का होता है, दैट इज ब्राउनफील्ड केपेक्स, कि आप एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल में ही आपके पास एडिशनल लैंड है और वहां पे आप और भी ज्यादा बेड्स लगा लें, या फिर आप एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल में ही जो आपके बेसिकली जो नॉन ICU बेड्स हैं उनको आप ICU बेड्स में कन्वर्ट कर लें. सो दोज आर द एग्जांपल्स. एंड फाइनली इज मर्जर एंड एक्विजिशन, की आप सस्ती एक्विजिशन कर लें. तो यहाँ पे जब हम नारायणा हृदयालय की बात करते हैं तो लेटेस्ट बिजनेस अपडेट में, सो व्हाट दे हैव डन इज दैट दे हैव अनाउंस्ड ऑलमोस्ट 1800 to 2000 करोड़ केपेक्स, जिसमें से ये सारे केपेक्स ग्रीन फील्ड विद इन दी एग्जिस्टिंग सिटी है. तो एक तो केमन आइलैंड्स में हो रहा है 800 to 1000 करोड़ का, फिर इवेंचुअली कोलकाता एंड बैंगलोर में होना है, जहां पे कोलकाता एंड बैंगलोर में दे ऑलमोस्ट डू मोर देन 30% EBITDA मार्जिन्स, एंड कोलकाता में भी इनके सेंटर लेवल मार्जिन्स आर वेरी हाई. तो यहाँ पे ग्रोथ रन में इससे काफी इलोंगेट हो सकते हैं. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कंसिडर कि इसके अंदर ये इस टाइम पे कैसे टाइप के केपेक्सेस आ रहे हैं. और भी ग्रोथ लीवर्स देखते हैं इस टाइम पे नारायणा हृदयालय में. तो एक ग्रोथ लीवर है कि आपका एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, कि आप कितने समय के लिए हॉस्पिटल में एक पेशेंट रह रहा है, वो घट रहा है. फिर आपका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड बढ़ रहा है इस टाइम पे. फिर जो न्यूअर सेंटर्स हैं वो ब्रेक इवन के आसपास हैं, गुड़गांव वाले और उसके साथ साथ आपका अहमदाबाद वाला. फिर आपका जो इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिससे आपका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड बढ़ेगा. फिर दे आर ऑल्सो टेकिंग अ लॉट ऑफ बेसिकली इनिशिएटिव टू कट स्लॉथ. तो आपके जितने भी हॉस्पिटल के ग्रोथ लीवर्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट है. बट एक यहाँ पे एंटीथीसिस पॉइंटर क्या है, क्योंकि ग्रीनफील्ड केपेक्स विद इन दी एग्जिस्टिंग सिटी है, बट है तो वो ग्रीनफील्ड ही, तो इट इज नॉट द मोस्ट लुक्रेटिव फॉर्म ऑफ केपेक्स. बट अगेन इट इज द नीड ऑफ द बिजनेस, कि अगर आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो चीज तो आपको करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे ये एक एंटीथीसिस पॉइंटर हो सकता है नियर टर्म में, बट अगेन आपको इंडिपेंडेंट इसका असेसमेंट करना चाहिए, बिकॉज दिस वीडियोज पर्पज इज टू बेसिकली मेक यू अवेयर अबाउट द न्यूएस्ट डेवलपमेंट इन द बिजनेसेस. थर्ड बिजनेस जिसकी हम बात करेंगे दैट इज एक्सिस बैंक. एंड एक्सिस बैंक का मैं कंपैरिजन ICICI बैंक से करूंगा. तो अभी भी आप किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देखते हो तो उसका ROA ट्री आपको जरूर देखना चाहिए. तो ROA ट्री कैसे होता है, उसकी इनकम स्टेटमेंट से बनता है. सिंपल थिंग है. तो पहले आपकी आती है इंटरेस्ट इनकम, फिर इंटरेस्ट इनकम में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं कि आपने कितना इंटरेस्ट एक्सपेंड करा, तो इंटरेस्ट इनकम आप कैसे अर्न करते हैं, बेसिकली जो आप लोन्स देते हैं आप उन पे इंटरेस्ट कमाते हैं, तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकम. फिर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड क्या होता है कि आपने अपने जो डिपॉजिटर्स हैं उनसे पैसे रेज करे तो आपको FD पे इंटरेस्ट भी देना है, तो दैट इज इंटरेस्ट एक्सपेंडेड. तो जब आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास उस टाइम पे क्या आ जाएगा, NII, दैट इज नेट इंटरेस्ट इनकम. नेट इंटरेस्ट इनकम में जब आप बेसिकली अदर इनकम ऐड करेंगे, जो आपकी फी इनकम होती है, माने लोन प्रोसेसिंग फी होगी या तो आपका बेसिकली जो क्रेडिट कार्ड के आप उस पर अर्न कर रहे हैं, तो सारी चीजें अदर इनकम में आती है. तो नेट इंटरेस्ट इनकम और अदर इनकम को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी एक बैंक की.
टोटल इनकम में से आपको क्या करना है, टोटल इनकम तो अभी ये तो बैंक के हमने रेवेन्यू के सोर्सेज देख लिए, राइट। तो अब रेवेन्यू में से क्या ऐड करेंगे आप, लाइक जो बैंक का ग्रॉस प्रॉफिट कह सकते हैं आप टोटल इनकम में कोई एक तरीके का, क्योंकि आपने इंटरेस्ट एक्सपेंडेड निकाल दिया इसमें से। तो इसमें से अब आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो बैंक के बिलो द लाइन खर्चे हैं। क्या क्या खर्चे होते हैं बैंक के, एक ब्रांच का खर्चा है बैंक का, एक मैन पावर का खर्चा है बैंक का, एक इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है बैंक का। सो ऑल दीज एक्सपेंसेस कम बिलो द लाइन फॉर अ बैंक। एंड साथ साथ क्या मेजर खर्चा है, प्रोविजनिंग का, जिसको हम कहते हैं क्रेडिट कॉस्ट, कि आप बेसिकली अपने जो खराब लोन्स हैं उनके अगेंस्ट एक प्रोविजंस का बफर मेंटेन करके रखते हैं जो इनकम स्टेटमेंट में से जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो चीजें होती हैं इनको कहते हैं ओपेक्स और हम कहते हैं प्रोविजंस। तो ओपेक्स में सारा इलेक्ट्रिसिटी खर्चा, रेंट खर्चा, एम्प्लॉय का खर्चा ओपेक्स का पार्ट है, और आपका जो नीचे वाला खर्चा है दैट इज प्रोविजनिंग का, दैट इज फॉर द बैड एसेट क्वालिटी, कि जो खराब लोन्स हो रहे हैं उनके अगेंस्ट आप प्रोविजंस मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास बैंक का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद पीबीटी में से अगर आप टैक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर आप डिवाइड करेंगे टोटल एसेट से तो आपके पास रिटर्न ऑन एसेट आ जाएगा, और रिटर्न ऑन एसेट को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे बैंक की लेवरेज से, कि बैंक के एसेट्स टू इक्विटी कितने हैं। अगर बैंक के पास 1 रुपए की इक्विटी है जो 10 रुपए के एसेट को सपोर्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स कि बैंक इज 10x लेवरेज्ड। तो 10x लेवरेज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बैंक के रिटर्न ऑन एसेट के साथ, तब आपके पास रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगी। सो दिस इज द ब्यूटीफुल आइडिया ऑफ ROA ट्री, एंड ये हम एक्सिस और ICICI बैंक में लगाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अगर आप ICICI बैंक को देखते हैं, तो ICICI बैंक का जब आप देखते हैं यहाँ पे ROA ट्री, तो आपको पता लगेगा कि ICICI बैंक इस टाइम पे रिटर्न ऑन इक्विटी कर रहे हैं ऑलमोस्ट 17% की, 17.65% की, जो फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 में चल रही है। ऐसे क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ इनका अगर आप रिटर्न ऑन एसेट देखते हैं तो इनका रिटर्न ऑन एसेट इस टाइम पे ऑलमोस्ट 1.88% और यहाँ 1.9% के आसपास या फिर 2% के आसपास जा रहा है। ये ऐसा क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ इनका जो प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज हैं, जो खराब लोन्स हैं, तो खराब लोन की जो प्रोविजनिंग है वो क्वार्टर लेवल पे आप देखेंगे तो 0.38% की इस टाइम पे आपको दिखेगी। एंड अगर आप इंटरेस्ट अर्न देखेंगे तो इंटरेस्ट अर्न के अंदर भी यहाँ पे ग्रोथ आ रही है ICICI बैंक के केस में। सिमिलरली आप एक्सिस बैंक के केस में देखेंगे तो एक्सिस बैंक का भी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 18% के पास है, वैसे रिटर्न ऑन एसेट देखेंगे तो एक्सिस बैंक का 1.98% या 1.9% के आसपास है। तो दोनों बैंक्स ही आर डूइंग वेरी वेरी वेल। तो पर्पस क्या था कि एक्सिस बैंक की जब आप वैल्यूएशन देखते हैं ICICI बैंक के साथ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो एक्सिस बैंक की वैल्यूएशन ICICI बैंक से चीपर है। सो दिस इज हाउ वी फिल्टर स्टॉक्स की सिमिलर रिटर्न रेशियोज पे अगर चीपर वैल्यूएशन है तो दैट इज व्हाई वन शुड गो एंड स्टडी द स्टॉक। फिर आपके रिलेटिव स्ट्रेंथ के स्कैन्स में भी आएगा, फिर आपके मतलब जो निफ्टी 50 का रिलेटिव स्ट्रेंथ है उसमें हमारा एक पर्सनल प्रोप्राइटरी स्कैनर जो SOIC में यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी आ रहे हैं, निफ्टी बैंक के रिलेटिव स्कैन के अंदर भी आ रहे हैं। सो दिस इज व्हाई इट मेक्स सेंस टू बेसिकली गो एंड स्टडी द स्टॉक, कि आप जाके पढ़ सकते हैं कि बैंक में क्या डिफरेंस चल रहा है। तो दिस वाज द थर्ड बिजनेस आइडिया दैट वी डिस्कस टुडे। बाकी जो 2 बिजनेस आइडियाज है जिन पे हम वीडियोस भी बनाएंगे, वन इज MCX दैट इज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, वहां पे ऑप्शंस की जो वॉल्यूम है दैट इज एक्सप्लोडिंग एंड फ्यूचर की वॉल्यूम्स 24 करोड़ है। ऑप्शंस की वॉल्यूम वहां पे एक टाइम पे 4.6 करोड़ थी जो आज 27 करोड़ हो गई है। इन मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑप्शंस आर लाइक 10x द वॉल्यूम्स ऑफ फ्यूचर्स। सो दैट विल बी वन ऑफ द बिजनेसेस दैट विल स्टडी इन द फ्यूचर। एंड नेक्स्ट बिजनेस जो हम पढ़ेंगे दैट इज एन ऑटो एस्थेटिक कंपनी जो इस टाइम पे बेसिकली कुछ 20-25% पे ग्रो कर रही है, उनके मार्जिन्स भी 27 to 30% EBITDA मार्जिन्स के बीच में। सो दिस वाज द बिजनेस एनालिसिस टुडे, जिसमें हमने ऑलमोस्ट आपके साथ 3 बिजनेसेस इन डिटेल, एंड जो बाकी 2 कंपनीज हैं दैट इज फर्स्ट कंपनीज MCX एंड सेकंड कंपनीज SJS। तो इन 2 का भी एनालिसिस हम आपके साथ आने वाले टाइम में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपकी इस वीडियो में से जो भी लर्निंग थी, चाहे वो बैंक से रिलेटेड थी, हॉस्पिटल से रिलेटेड थी या केमिकल से रिलेटेड थी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज अगली वीडियो में जिसका कमेंट बेस्ट रहेगा उस कमेंट को हम फीचर भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। होप टू सी इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC। जय हिंद।